जय हिंद साथियों। आज फिर हम आप सबके लिए लेके आ चुके हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, सामान्य ज्ञान, जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, चाहे सीएसएफ फायरमैन हो, और चाहे आपका एसएसबी ट्रेड्समैन, असम राइफल, किसी का भी आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपका उसमें जीके आता है। और 25 नंबर का जीके आता है, 25 क्वेश्चन टोटल रहता है। आप अगर 25 में से 25 करना चाहते हो तो आपको डेली डेली 7 से लेकर 8 बजे तक आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। आप सभी को कंटिन्यू क्लास देखते रहना है। तो साथियों, आप सबके लिए फिर से हमने एक सलाह क्लास लेकर आ चुके हैं, और वो है सामान्य ज्ञान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आप सबके सामने लेकर आ चुके हैं। आप सभी आईटीबीपी तैयारी कर रहे हो, हेड कांस्टेबल एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, हेड कांस्टेबल आईटीबीपी, किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल और ट्रेडमैन की, तो आप सब के लिए उसी लेवल का हम जीके उठाते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जो कि ट्रेडमैन पेपर में, जीडी पेपर में, हेड कांस्टेबल पेपर में जो भी जीके पूछे जाते हैं वही जीके हम आप सबके लिए लेके आते हैं। तो आप सब क्लास में कंटिन्यू बने रहना, तो ही आपके समझ में आने वाला है। चलिए साथियों, आपके पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप सभी देख सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? बताइए साथियों, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 5 जनवरी 1962, 14 जनवरी 1965, या 25 जनवरी 1966, या आपका 1 जनवरी 1960? बताइए साथियों, आपका कब खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 5 जनवरी, 14 जनवरी, 25 जनवरी, 1 जनवरी? बताए साथियों, आपको बिल्कुल सही आंसर देना है, और आपने कितना सही किया है ये आपको वीडियो के एंड में, आपको क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपने कितना सही किया है। कमेंट करके ईमानदारी से, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, तो ईमानदारी से ही आपको बताना है आपका कौन सा इसमें राइट रहने वाला है। चलिए साथियों, हम बताते हैं आपका इसमें राइट कौन रहने वाला है। आपका जिन्होंने भी इसमें अपना बी बताया है, बी 14 जनवरी 1965, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। ठीक है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता, मतलब उस समय जो रूसी नेता थे, उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना की दृष्टिकोण को लागू किया गया था? बताए साथियों, आपका इसमें 4 ऑप्शन है, आप सभी देख सकते हो। नंबर ए है आपका व्लादिमीर लेनिन, बी है आपका जोसेफ स्टालिन, सी है आपका लियोनिड ब्रेजनेवे, और डी है आपका यहाँ पे निकिता खुश्चेव। तो बताइए साथियों, आपका इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है? बताइए साथियों, आपको बिल्कुल पूरा समय दिया जाएगा आपको बताने के लिए। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट रहने वाला है? जो बच्चे यहाँ पे बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है, यूसेफ जोसेफ स्टालिन। यहाँ पे जोसेफ स्टालिन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, लिखा गया है, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? बताए साथियों, इसमें आपका 4 विकल्प है। पहला है आपका 9वीं, दूसरा है आपका 11वीं, तीसरा है आपका 10वीं, चौथा है आपका 12वीं। बताए साथियों, आपका इसमें कौन सा विकल्प बिल्कुल राइट रहने वाला है? क्लास को सभी लोग एक बार लाइक करते चलिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार, फटाफट लाइक कर दीजिए एक बार। और जो लोग, काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि सीआईएसएफ फायरमैन का तो अभी फिजिकल ही नहीं हुआ, तो हम एग्जाम की तैयारी करके क्या करेंगे? तो आप सबको हम जानकारी के तौर पे बता दें, अगर आप सबका फिजिकल नहीं हुआ है, फिजिकल डेट मिला हुआ है, तो आपके फिजिकल के 2 महीने या 1.5 महीने बाद ही आपका एग्जाम होगा। इतना आप समझ चलिए। तो इसलिए अपने फिजिकल के साथ साथ रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी करते चलिए। फायरमैन वाले आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, रिटर्न एग्जाम करते चलिए। चलिए साथियों, जिन्होंने भी यहाँ पे डी बताया है 12वीं, उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी यहाँ पर जैसे तो लिखा गया है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें ए है तेज और सम्मिलित विकास, बी है तेज शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, इसमें सी है तेज विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, और डी है इसमें तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास। बताइए साथियों, आपका इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है? आपको पूरा समय दिया जाएगा बताने के लिए। आप सभी फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार, और मन लगा कर इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन लग रहा होगा काफ़ी अलग बताया जा रहा है, बहुत हार्ड है, वो हम तो ये पढ़े ही नहीं थे। लेकिन आप सबके पेपर में, आप सभी जानते हैं, कंपटीशन बढ़ चुका है, तो आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए आप ऐसे ही तैयारी करिए जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं।
चलिए साथियों, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। जिन भाइयों ने यहाँ पे डी ऑप्शन चुना है, बिल्कुल उनका यहाँ पे राइट है। तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप सभी दे सकते हो। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। ए है पांचवी पंचवर्षीय योजना, बी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी है चौथी पंचवर्षीय योजना, और डी है आपका छठी पंचवर्षीय योजना। बताइए साथियों, आपका इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था, कनारा कब दिया गया था, बताइए साथियों फटाफट। एक बार क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट, ताकि वो भी जुड़ जाएं और उनको भी ये क्वेश्चन पता चल जाए कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और काफ़ी लोग यूट्यूब पे बताते हैं, लेकिन उनका जो क्वेश्चन होता है काफ़ी सरल होता है और काफ़ी इजी होता है, तो आप सभी उसे भी पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप कब तक आप भागते रहोगे पढ़ाई से, तो इसलिए आप सबको वही क्वेश्चन पढ़ना है जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपको लगता होगा कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड नहीं है साथियों, यही आपके पेपर में आजकल पूछा जा रहा है। चलिए साथियों, जो लोग बच्चे यहाँ पे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। छठी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप सभी दे सकते हो, लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1991 की नई उदार आर्थिक 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। बताइए साथियों, आपका इसमें 4 विकल्प है। पहले की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 है औद्योगिकीकरण, नंबर बी है यहाँ पे वैश्वीकरण, और सी है आपका निजीकरण, और डी है आपका उदारीकरण। बताइए साथियों, आपका इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आने वाला है। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को यहाँ पे आंसर देना है। उनको आता है तो भी बताएं, नहीं आता तो भी बताएं, और कितना सही किया है वीडियो के एंड में आपको बता देना, ठीक है। लाइव खत्म होते ही आपको बता देना है कितना आपने सही किया है। चलिए साथियों, बताइए आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। समय आपको पूरा दिया जाएगा, बताने के लिए समय आपको पूरा दिया जाएगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। अगर आपको दिखाई स्पष्ट नहीं पड़ रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं आपके लिए क्लास की व्यवस्था बहुत ही अच्छे से करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छे से करने वाला हूँ। लेकिन आपको आप फैसिलिटी नहीं देखना है, आपको फैसिलिटी नहीं देखना है कि इनका एचडी में नहीं है, हमारा 3GP में है, इनका MP4 में है, ऐसा नहीं देखना है। आपको कहाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चन कहाँ आपको बताए जा रहे हैं, आपको वही देखना है। यही क्वेश्चन आगे पेपर में पूछे जाते हैं। अगर कहीं आसानी इजी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, आप सभी उसको पढ़ रहे हो और पेपर देने जाते हो, आपको पढ़ते समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पेपर देने जब जाओगे तो आप सभी वहाँ पे वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। इसलिए अभी से ही आप स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए इसी प्रकार के क्वेश्चन। चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे औद्योगिकीकरण, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सहकारी समिति के संगठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। बताइए साथियों, आपका कौन सा इसमें बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है, एक मिनट साथियों मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे लिखा गया है एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। ए है आपका बी, ए है 2, बी है 5, सी 7, डी 10। बताइए साथियों, आपका इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। फटाफट क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हो, फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ अपने फटाफट शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके पास ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए। चले साथियों, आपका इसमें जो बच्चे यहाँ पे 10 बता रहे हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। जो बच्चे यहाँ पे 10 बता रहे हैं उनका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा। बताइए साथियों, ए है आपका बिक्री खाता, बी है आपका निकासी खाता, डी है आपका खरीद खाता, और डी है आपका यहाँ पे पूंजी खाता। बताइए साथियों, आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। बताइए साथियों, अगर आप सभी गूगल खोल लिए हो तो आपको गूगल नहीं खोलना है, अपनी ईमानदारी से आपको बताना है, ठीक है। और जो जिसको नहीं आ रहा है वो अच्छे से केवल सुनते हुए चले और देखते हुए चले वीडियो को, ठीक है।
उसको समझ में अच्छे से आ जाएगा। बताइए साथियों, आपका कौन सा इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। आप लोग एक काम करिए, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनते रहना है, ठीक है, तो ही आपके समझ में आएगा। कुछ बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आता है लेकिन बता नहीं पाते, तो इसलिए आप क्वेश्चन पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद उसका आंसर दीजिए। जो बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन, सी बता रहे हैं खरीद खाता, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयात निर्यात, और ब्रैकेट में यहाँ दिया गया है एग्जिम, बैंक स्थापित हुआ था। आयात निर्यात का बैंक स्थापित हुआ था, बताइए साथियों आपका बैंक मतलब आयात निर्यात का बैंक कब स्थापित हुआ था। ए है आपका 1981 में, बी है आपका 1982 में, सी है आपका 1985 में, और डी है आपका यहाँ पे 1989 में। बताइए साथियों आपका आयात निर्यात बैंक स्थापित कब हुआ था। बताइए फटाफट साथियों, बताइए रे, कौन सा आपका बिल्कुल इसमें राइट ऑप्शन रहने वाला है। फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा काफ़ी हार्ड है, लेकिन यही क्वेश्चन आपके पेपर में, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी किसी भी ट्रेडमैन का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी हेड कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी फोर्स में आप ट्रेडमैन का एग्जाम दे रहे हो, जीडी का एग्जाम दे रहे हो, तो आप सबके यही जीके आते हैं आजकल। आप सभी पेपर दिए होंगे, आपको पता होगा। जो बच्चे पेपर यहाँ पे अभी तक नहीं दिए हैं किसी भी फोर्स के लाइन का, फोर्स लाइन में, तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो बच्चे पेपर देकर आ चुके हैं उनको पता होगा, हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। चले साथियों, जो बच्चे यहाँ पे बी बता रहे हैं 1982 में, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आ गया है यहाँ पे, डॉट डॉट खाता एक सामान्य वही खाता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों को देयताओं से संबंधित होता है। इसमें आपका राइट ऑप्शन बता दूं आपको, नंबर ए है आपका व्यक्तिगत, बी है आपका नकद, और सी है आपका वास्तविक, और डी है आपका क्रेडिट। बताइए आपका इसमें कौन सा बिल्कुल ऑप्शन राइट रहने वाला है। कौन ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट रहने वाला है। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। खाली स्थान है, उसके बाद लिखा गया खाता एक सामान्य वही खाता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं, देयताओं मतलब देना, देयताओं से संबंधित होता है। ठीक है, व्यक्तिगत, नकद, वास्तविक, क्रेडिट। बताइए आपका इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। आपको समय पूरा दिया जाएगा, बताने के लिए आपको समय पूरा दिया जा रहा है। फटाफट आप सभी आंसर बता दीजिए, कौन सा आपका बिल्कुल ऑप्शन राइट रहने वाला है। चले साथियों, जो बच्चे यहाँ पे सी बता रहे हैं वास्तविक, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, खाली स्थान यहाँ भी है आगे, डॉट डॉट लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। इसे क्या कहते हैं बताइए साथियों। आगे जो खाली स्थान है उसमें क्या भरा जाएगा। आपका नंबर ए है आर्थिक इकाइयाँ, नंबर 2 है बी मतलब रूढ़िवादी, और सी है आपका सुनाम प्रतिष्ठान, और डी है आपका खर्च। बता सकते हो आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सभी देख सकते हो। और बताइए इसमें आपका अगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो अपना मोबाइल रोटेट कर लीजिए, ठीक है, ऊपर से डाउन करके रोटेट कर दीजिए, उसके बाद अपना मोबाइल थोड़ा ऐसे रख लीजिए, ठीक है, बेड़ बेड़ कर लीजिए, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अगर आपका HD, अगर आपका 360 है तो आप उसे 480 कर दीजिए क्वालिटी। आप अच्छे से देखिए और अच्छे से आप उत्तर दीजिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप सभी किसी भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी फोर्थ लाइन का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके जीके जो आते हैं 25 क्वेश्चन, वो जीके आपके इन्हीं में से पूछे जाते हैं, ठीक है, इसी प्रकार के ही आपके जीके आते हैं। तो इसलिए आप सबको जीके से भागना नहीं है, जीके में आपको 25 में से 25 नंबर लेके आना है। तो इसलिए आपको जीके की क्लास कंटिन्यू लेना है, ठीक है, और अपने दिमाग को खोल कर एक कंप्यूटर की तरफ फीड कर लेना। चले साथियों, जो बच्चे यहाँ पे सी बता रहे हैं सुनाम प्रतिष्ठान, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। बताए साथियों, ए है पंजाब नेशनल बैंक, बी है केनरा बैंक, सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी है सेंट्रल बैंक। बताइए कौन सा बैंक है जो सबसे बड़ा है।
इसमें आपका कौन सा राइट ऑप्शन रहने वाला, फटाफट सभी लोग इस आंसर देंगे, ठीक है। जिसको आता है वो भी दे, जिसको नहीं आता वो भी दे। जिसको नहीं आता वो बच्चा अगर देगा तो जो सही है यह आप बताया जाएगा। जो लाइव में आपको सही बताया जा रहा है, आप उसे जब आप गलत जवाब जब दोगे और आपको बताया जाएगा नहीं ये सही नहीं ये सही है, तो आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी बैठ जाएगा, ठीक है, और आपको जीवन भर याद रहेगा। तो इसीलिए सभी लोग आंसर दीजिए, ठीक है। बताइए फटाफट कौन सा इसमें राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे सी बता रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, आप सभी देख सकते हो लिखा गया है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सॉफ्ट बैंक डॉट डॉट मतलब खाली स्थान है, सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम 5G क्लिनिटेक, ठीक साथियों, आप स्पष्ट पढ़िएगा, यहाँ पे जो लिखा गया है ये है क्लिनिटेक, ठीक है। क्लिनिटेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 पता सत्य देख सकते हो, ये है डॉलर का आइकन, ठीक, ये है डॉलर का आइकन। 20 बिलियन का निवेश करेगा। साथियों आपका इसमें 4 ऑप्शन है। ए है आपका अडानी लिमिटेड, बी है आपका टाटा ग्रुप, सी है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज और डी है आपका यहाँ पे भारत इंटरप्राइजेज। पता है साथियों आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा काफ़ी हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। आप सबको इसे आसान बनाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में अब यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो कंपटीशन लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसलिए अगर कट ऑफ कम जाती है तो समझ लो आपके पेपर हार्ड आ रहे हैं, अगर कट ऑफ ज़्यादा जाता है समझ लो आपका पेपर आसान था। लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर वर्दी आपको लेनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और बिना पढ़े आपको कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर आपके जन्म हो चुके हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बाद ही आपको कुछ मिलेगा। पता है साथियों आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है 67 का। चलिए, जो बच्चे यहाँ पे डी बता रहे हैं भारत इंटरप्राइजेज, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। आप सबको बाद में बताना भी है आपने कितना सही किया है, ठीक है, कितना ऑप्शन आपने सही किया है आपको बाद में बताना भी है। चलिए साथियों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, आप सभी देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है। इसीलिए हम देखो साथियों बहुत ही आराम आराम से पढ़ रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए। फिर से पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है। ए है आपका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बी है आपका भारत सरकार, सी है आपका भारतीय रिजर्व बैंक और डी है आपका स्टॉक एक्सचेंज। बताइए साथियों आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चारों विकल्प आपके सामने हैं, आपको टिक करना है कौन सा आपका बिल्कुल राइट है, ए बी सी डी। आपको नहीं आता तो भी आप बताइए, क्योंकि आप अगर गलत बताओगे और आपको यहाँ पे सही बताया जाएगा तो आपके माइंड में बहुत ही आसानी से जाके बैठ जाएगा और आपको पूरा सारी जीवन आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बताना है इसमें आपका कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए साथियों, जो बच्चे यहाँ पे ए बता रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के हमारा आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया। बताइए साथियों, ए है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, बी है आपका बैंक ऑफ इंडिया, सी है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक और डी है आपका भारतीय स्टेट बैंक। बताइए साथियों आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चारों आपके सामने हैं, आपको बताना है आपका कौन सा इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। आपका कौन सा उत्तर बिल्कुल सही रहने वाला है ये आपको बताना है। चलिए साथियों फटाफट जवाब दीजिए, सभी को बताना है। एक बार फटाफट सब लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, क्योंकि लाइक आप सभी नहीं कर रहे हो। आप सभी एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए और उसके बाद बताइए आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। बहुत ही जल्द हम आप सब के लिए बहुत ही अच्छी क्लास लेके आने वाले हैं। अभी आपको मैं समझ सकता हूँ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा सही से, ठीक है, लेकिन मैं बहुत ही जल्द आप सबके लिए अच्छी क्लासेस लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप सबको किसी भी हाल में अगर आपको पढ़ाया जा रहा है,
ठीक है। प्राइवेट स्कूलों में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो आप सभी वहाँ पे आप सबको बिल्डिंग देख के आपको एडमिशन नहीं कराना है स्कूल में। अगर किसी स्कूल में आप अपना एडमिशन करा रहे हो या अपने छोटे भाई बहन का एडमिशन करा रहे हो, तो आपको बिल्डिंग देख के उस स्कूल में एडमिशन नहीं करवाना है कि उसमें भैया पानी की सुविधा है और वहाँ पे रहने की सुविधा, मतलब बहुत बड़ा स्कूल है, वहीं अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे, अपने भाई बहन का वहीं कराएंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर शिक्षा आपको झोपड़ी में मिल रही है तो आपको झोपड़ी में एडमिशन जाके करवाना है अपने बच्चे का, ठीक है। तो इसलिए आपको क्वालिटी नहीं देखना है, आपको देखना है कि हमारा सिलेक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है। आपको वही देखना है और आपको वहीं से ही अपना सिलेक्शन लेना है। तो बताइए साथियों, आपका इसमें कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए साथियों, मैं बताता हूँ आपका इसमें जो राइट ऑप्शन रहने वाला है डी, भारतीय स्टेट बैंक आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। जो लोग भारतीय स्टेट बैंक बता रहे हैं डी ऑप्शन, उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। चलिए साथियों, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट है और आखिरी क्वेश्चन यही हमारा है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन भी यही हमारा है। बताइए साथियों, हमारा यह क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान नहीं है। ए है आपका विकलांगता लाभ, बी है आपका मातृत्व लाभ, और सी है आपका अंतिम संस्कार लाभ, और डी है आपका पुनर्वास लाभ। बताइए साथियों, आपका इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है, बताइए। सभी को यहाँ पे उत्तर देना है, सभी को यहाँ पे जवाब देना है। जिसको आता है वो भी बताए, जिसको नहीं आता वो भी बताए, ठीक है। सबको बताना है। अगर आप सबको भर्ती होना है तो आप सबको इसमें गलत सही जो भी आपको आता है सब आपको बताना है, क्योंकि अगर आप सभी गलत बताओगे तो आपको यहाँ पे सही बताया जाएगा, तो आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी फीड हो जाएगा। बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, आपको सबको जवाब देना है। चले साथियों, जो लोग यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे हैं पुनर्वास लाभ, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए साथियों, आज की क्लास जो है आपकी यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें, अगर आप सभी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि उस पर भी आपके काफ़ी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, कराए जाते हैं हमारी तरफ से। तो इसलिए फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी का क्लास जो है अब डेली डेली मैं बता रहा हूँ, डेली रात आपकी क्लास जो है अब डेली रात, मतलब शाम को मान लीजिए 7:30 बजे आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप सभी अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए और तैयार रहिए क्लास लेने के लिए, ठीक है। तो क्लास लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। तो इसलिए आप सबको क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि आपको लग रहा होगा क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, हमारे ऊपर से निकल जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि आपके वही क्वेश्चन हम उठाते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे भी गए हैं, तो इसलिए हम वही क्वेश्चन उठाते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सबको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और क्लास को कंटिन्यू करते रहना है। अगर आप सभी बीएसएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ फायरमैन, एसएसबी हेड कांस्टेबल, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल, किसी भी फोर्स में अगर आप सभी कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो जीडी की, अगर आप सभी ट्रेडमैन तैयारी कर रहे हो, या आप सभी हेड कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो, या आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए जीएस जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में जीके की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जीके बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए आपको क्लास लेना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हम उठा रहे हैं और आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके लिए एक मौका है, ठीक है। आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, आगे भर्ती कब आए कब ना आए, इसीलिए आपने जिसमें भी फॉर्म अप्लाई किया है उसी की तैयारी, चाहे फिजिकल हो, रिटर्न हो, एग्जाम हो, किसी की भी तैयारी हो, आप करना स्टार्ट कर दीजिए। जिनका फिजिकल अभी नहीं हुआ है, जैसे एसएसबी ट्रेड्समैन वालों का फिजिकल अभी नहीं हुआ है, तो वो बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ भाई हम क्यों पढ़ें, तो इसलिए आपको ये नहीं करना है, क्योंकि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। फिजिकल है, फिजिकल भी करते रहिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए साथ साथ, ठीक है। क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिए। किसी में भी अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर दिया है या फिर करने की सोच रहे हैं, तो क्लास लेना अभी से आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कल दोस्तों, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो आप सब वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली आपकी क्लासेस आने वाली हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ी अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।